एक केमिकल बॉन्ड होता क्या है, ठीक है ना। सो व्हाट इज़ ए केमिकल बॉन्ड? तो वी कैन डिफाइन केमिकल बॉन्ड एज इट इज़ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज़ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is a force of attraction, it is a force of attraction that hold one or more than one atom, one or more than one atom, one or more than one atom in a molecule, in a molecule. So it is a force of attraction, it is a force of attraction that hold one or more than one atom in molecules. So मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है। एटम्स जो इंडिविजुअल, जो आपने आइसोलेटेड एटम्स पहले पढ़े थे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जैसे आपने पढ़ा है, जैसे मान लीजिए कि लिथियम एक एटम है और इसकी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट आपने पढ़ी हुई है। तो लिथियम जो गैसियस स्टेट में आपने पढ़ा था, लिथियम जो गैसियस स्टेट में पढ़ा था, ये मान लीजिए ये आपके पास में कहाँ पे है, ये आइसोलेटेड स्टेट पे। तो आइसोलेटेड एटम्स जो होते हैं, आइसोलेटेड एटम्स जो होते हैं बेटा, अनस्टेबल कहलाए जाते हैं, क्योंकि ये कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं और ये अनस्टेबल भी होते हैं बिकॉज इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये जो आइसोलेटेड एटम्स होते हैं, ये क्या चाहते हैं, आइसोलेटेड एटम्स वांट टू बी स्टेबल, ठीक है ना, ट्राइज टू अचीव स्टेबिलिटी, ट्राइज टू अटेन स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे ये अचीव कर सकते हैं, ट्राइज टू अटेन स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स, बाय फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है ना। अब केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, ठीक है ना, आइसोलेटेड एटम्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं और ये केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? तो ये बॉन्ड इसलिए बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये ए एटम है और एक बी एटम है, दोनों क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है। तो दोनों क्या करते हैं, जब पास में आते हैं तो ये अट्रैक्शन शो करते हैं। तो जब अट्रैक्शन शो करते हैं तो यहाँ पे जब ये पास में आते हैं तो इनसे एनर्जी रिलीज़ होती है और यहाँ पे बन जाता है एक केमिकल बॉन्ड। तो ये एनर्जी अपनी रिलीज़ कर देते हैं, जो एनर्जी ये अपने पास में रखते हैं आइसोलेटेड एटम्स, ये आइसोलेटेड एटम्स हैं। तो आइसोलेटेड एटम्स जो होते हैं, दे रिलीजेस एनर्जी, और इसी रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, रिलीज करने से क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास में बना बेटा मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है बेटा, आइसोलेटेड नहीं होता। मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, जिससे ये एटम्स जो हैं ये अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, ये आपस में बंधे हुए हैं। तो ये मॉलिक्यूल जब बना आपके पास में, तो इसी में केमिकल बॉन्ड्स ऑकर करते हैं या रहते हैं इसके अंदर केमिकल बॉन्ड्स। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन the isolated atoms releases energy, the isolated atoms releases energy, the isolated atoms releases energy, ठीक है। तो ये जो रिलीज एनर्जी है, ये रिलीज एनर्जी क्या करती है, इस मॉलिक्यूल को स्टेबल करती है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे आइसोलेटेड एटम्स से रिलीज एनर्जी यहाँ पे एनर्जी रिलीज करवा दिया है, तो ये जो बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा बेटा, इसका मतलब तो ये जो बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा ये क्या होगा, आपके पास में लो एनर्जी मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड एटम्स, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन द आइसोलेटेड एटम्स रिलीजेस एनर्जी, ठीक है ना, टू फॉर्म a stable molecule, to form a stable molecule, okay।
नाउ द थिंग इज कि अगर ये मॉलिक्यूल बन चुका है तो अब क्या ये स्टेबल है, क्या ये फर्दर बॉन्ड बना सकता है? तो अगर मेरे पास में ऐसे दो मॉलिक्यूल हो ए बी, तो ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच की अगर मैं बात करता हूँ तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को क्या करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस वीक फोर्स को अपने, ठीक है ना, वंडरवॉल फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। और जो ए और बी के बीच में जो आपके पास में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अपने इसको बोल देते हैं, ये क्या है आपके पास में, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो इस चैप्टर में हमारे पास में दो टाइप के बॉन्ड्स कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है ना, कि एक केमिकल बॉन्ड को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हो, ठीक है ना। केमिकल बॉन्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। सो ए केमिकल बॉन्ड ठीक है ना इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। दो कैटेगरी में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, कैटेगरीज on the basis of released energy, on the basis of released energy, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास में अगर मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो यहाँ से एनर्जी जो रिलीज़ होगा, ये जब बॉन्ड बनेगा तो ज़्यादा रिलीज़ करेगा। और जब वीक फोर्स बनता है आपके पास में, तब आपके पास में जो एनर्जी रिलीज़ होगा, जैसे आपके पास में यहाँ पे वीक फोर्स बना आपके पास में, तो यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज़ होगा वो क्या होगा, पुअर होगा। सो वीक फोर्सेस जो होते हैं ये इतने, ठीक है ना, पुअर एनर्जी रिलीज़ करते जब ये बनते हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जब बनते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होता है। तो आपके पास में दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करेंगे? कौन कौन सी दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करेंगे? तो दो कैटेगरी हमारे पास में आ जाएगी। एक कैटेगरी आएगी हमारे पास में कौन सी बेटा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और दूसरी कैटेगरी कौन सी आ जाएगी? वीक बॉन्ड, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उन बॉन्ड्स को हम कंसिडर करते हैं जिनकी रिलीज्ड एनर्जी इज, या बॉन्ड एनर्जी जो होती है, जब वो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसे बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी अगर हमारे पास में 42 किलो जूल पर मोल से 240 किलो जूल पर मोल तक लगभग रहती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं। और जो वीक बॉन्ड होते हैं हमारे पास में, जो वीक बॉन्ड की कैटेगरी होती है, उनमें बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? लगभग, ठीक है ना, लगभग हमारे पास में होती है अप टू 42 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में दो टाइप की बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और वीक बॉन्ड होते हैं। तो हमें यहाँ पे बेसिकली दोनों ही बॉन्ड्स को इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। तो बॉन्ड एनर्जी जो होती है हमारे पास में वो दो कैटेगरी की होती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने वाले क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आता है हमारे पास में आयनिक बॉन्ड, या फिर क्या आ सकता है आपके पास में, या फिर क्या आ सकता है आपके पास में कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों की इक्वल स्ट्रेंथ होती है,
ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी, दोनों में थोड़ा सा ही फर्क होता है। तो ये आयनिक बॉन्ड, बी कोवलेंट बॉन्ड। सी आपके पास में है जैसे मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे पास में तीन क्या हो गए, ठीक है ना, तीन हो गए आपके पास में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इन्हीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हम डिस्कस करेंगे। वीक बॉन्ड को मैं लास्ट में चैप्टर में डिस्कस करूंगा, जो वीक बॉन्ड्स होंगे दैट इज़ बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो वीक बॉन्ड किसके बीच में होते हैं, मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अपने यूँ लिख सकते हैं इसके अंदर कि वीक बॉन्ड जो होंगे हम आगे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तब तक हम मॉलिक्यूल जैसे बनेगा वो पहले अपने डिस्कस करेंगे, फिर मॉलिक्यूल तो आपस में जो बॉन्ड बनाएगा फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल आपके पास में कई नेचर के होते हैं, है ना। हमारे पास में जैसे हम डिस्कस जब कर लेंगे तो पोलर नेचर भी डिस्कस कर लेंगे। कुछ पोलर मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास में और कुछ क्या होते हैं, नॉन पोलर। तो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स को भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है वीक बॉन्ड। तो हम सबसे पहले, अच्छा बॉन्ड बना क्यों, तो बॉन्ड बना बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड। बॉन्ड बना क्योंकि एनर्जी क्या होती है उस प्रोसेस में, क्या होती है, रिलीज होती है, और उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। पर यहाँ पे हमारे पास में एक रूल था फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के लिए, एक रूल था दैट इज नोन एज ल्यूइस ऑक्टेट रूल। आप सभी ने पढ़ा होगा ल्यूइस ऑक्टेट रूल। तो ल्यूइस ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि जो भी एलिमेंट होता है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका, वो नोबल गैस जैसा अचीव करने की टेंडेंसी रखता है। सो अकॉर्डिंग टू ल्यूइस ऑक्टेट रूल, ठीक है ना, एवरी एटम या एवरी एलिमेंट या एवरी एटम tries to complete its octet, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, कंप्लीट इट्स ऑक्टेट as to attain stability, सपोज हमारे पास में ऐसा देखा गया कि जैसे हमारे पास में क्या है, जैसे हमारे पास में है, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसमें कार्बन एटम जो है ये होता है ग्रुप नंबर 14 का। कार्बन एटम जो होता है ग्रुप नंबर 14 का होता है। तो जो ग्रुप नंबर होता है उसमें जो ग्रुप नंबर 14 है, तो 4 जो लास्ट वाला जो होता है ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर इसके आउटर शेल में अपने देखें तो इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p2, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके आउटर शेल में अपने पास में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो वैलेंस शेल होता है वो ग्रुप नंबर से डिसाइड हो जाता है, वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। इसका ग्रुप नंबर होता है 14, उससे आ जाता है 4। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, ये आउटर शेल है आपका, और इस आउटर शेल को बोलते हैं nth शेल भी बोल देते हैं, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, वैलेंस शेल बोल देते हैं। तो इसका जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस शेल कौन सा है इसका, n बराबर 2। तो इसमें 2 s में है और 2 p में है, तो ये आपके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो इसमें भी आपको पता चल रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो इट रिक्वायर्ड 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो कार्बन होता है वो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। कार्बन क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो ये क्या करता है, ये अपने एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, और एक्साइटेड स्टेट पे जाके ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे p में भेज देगा,
जिससे क्या होगा, यहाँ पे कम रिपल्शन होगा, साथ में आपके पास में, ठीक है ना, कम रिपल्शन होगा, साथ में क्या है, ये बॉन्डिंग सिचुएशन में आ गए। अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखूं तो मेरे पास में जैसे कार्बन का ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो 2s में क्या है, आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन 2s1 में है। और आप अगर p में देखेंगे तो p में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर आप p में देखेंगे तो p में आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स और हैं। तो लुईस ने ये समझाया कि ये जो कार्बन है इसके पास में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसके बनाओगे तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब कार्बन एटम का बनाएंगे तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे सराउंडिंग द कार्बन एटम। तो यहाँ पे जैसे ये कार्बन एटम आपने लिखा हुआ है, तो इस कार्बन एटम पे चारों तरफ आप क्या करो, चारों तरफ क्या करो, एक एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे रख दीजिए। अब क्या हो गया, ये बॉन्डिंग सिचुएशन में आ गए हैं, ठीक है ना, इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। तो ये बॉन्ड कौन से स्टेट में बना रहा है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बना रहा है। तो अपने इसको बोल देते हैं ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया और इसने यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाया, तो इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी हो गई है, इसकी कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को आप ये भी बोल सकते हैं कि इसकी वैलेंसी जो है वो 4 हो गई है। इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। तो ये 4 बॉन्ड बना के क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज कर देगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन जो है वो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है अगर सराउंडिंग एटम होता है तो। अब ऑक्सीजन का ग्रुप जब देखोगे तो ऑक्सीजन का ग्रुप है 16, यानी कि इसके वैलेंस शेल में, इनके जो वैलेंस शेल होगा, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसको चाहिए, अगर आपके पास में मान लीजिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 2 ही रिक्वायर्ड है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गया वो ऐसा देखा गया, 1s2 2s2 2p4। तो इसमें आपको 2 ही और इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपका जो वैलेंस शेल है वो ये वाला शेल है, दिस इज योर वैलेंस शेल, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके पास में वो 6 हैं, तो इसको 2 मोर बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। तो जब मैं इसका डायग्राम देखता हूँ, तो मैं जब इसका डायग्राम देखता हूँ तो ये ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्ड बना लेगा, इसको एक्साइटेड स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास में 2 s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो गया आपके पास में 2s2, और इसके अंदर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपने एक भरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो अभी ये कितने बॉन्ड बनाएगा, ये वैलेंसी इसकी क्या होगी, नॉर्मल स्टेट में वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 की हो जाएगी, ये 2 कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो जो एक ऑक्सीजन एटम है वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट करेगा इसके साथ में बॉन्डिंग करने के लिए, ठीक है ना, 2 इसके साथ में बन जाएंगे, और एक और ऑक्सीजन एटम की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी क्या करेगा, वो इस वाले के साथ में और इस वाले के साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर एलिमेंट का ऐसा होता है। पर अगर CO2 का बनाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे इस तरह से सेंट्रल एटम पहले रखना होता है, ऑक्सीजन रखना होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन रख दिया। तो आपको यहाँ पे पहले क्या करना है, CO2 जो है उसके अंदर इस टाइप से अरेंजमेंट करना है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो कार्बन के आपने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया कार्बन का, ठीक है ना, आप देख सकते हैं इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। वेराज ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का अभी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे रखने पड़ेंगे यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए आपने, 6। आप देख सकते हो 1 2 3 4
5, 6। तो 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन थे। कार्बन के कितने दिखाए हैं आपने? कार्बन के 4। ऑक्सीजन के यहाँ पे भी आपने कितने दिखा दिए? 6। तो इस तरह से इसका एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने बना लिया। पर क्या ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब ये जो ऑक्टेट रूल है, क्या ये सफिशिएंट रूल है? क्या सभी मॉलिक्यूल्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर जाते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। तो वो एक्सेप्शंस क्या हैं वो देख लेते हैं। सो देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो। देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो। क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं लुईस ऑक्टेट रूल के? तो एक्सेप्शंस हो सकते हैं बेटा, हमारे पास में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो एक्सेप्शंस है हमारे पास में, जैसे पहला है, जैसे अच्छा ऑक्टेट तो इनर्ट गैस का कंप्लीट होता है, तो आपके पास में पहला एक्सेप्शन आया था कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस। कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस। तो इनर्ट गैसेस के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा ही क्या होते हैं? ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। मोस्ट कंपाउंड्स ऑफ, ठीक है ना, बोरॉन कॉमा बेरिलियम, ठीक है ना, आर हाइपोवेलेंट। हाइपोवेलेंट का मतलब ये हो गया कि उनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, ठीक है ना। हाइपोवेलेंट मतलब क्या हो गया? लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है इन द सेंट्रल एटम्स वैलेंस शेल, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जैसे हमारे पास में होता है जैसे BeCl2। तो BeCl2 में आपने देखा कि बेरिलियम जो होता है ये कौन से ग्रुप का होता है? ये ग्रुप सेकंड का होता है। बेरिलियम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। तो इसका वैलेंस शेल बेटा ये वाला है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। वेयरएज 2 यहाँ पे साइड एटम है। तो हमारे पास में देखो बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकालने हैं। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के लिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम या फिर ऑफ एन एटम काउंट करने के लिए आपको नॉर्मल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस चार्ज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो V क्या होता है? V होता है नॉर्मल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, B क्या होता है कितने उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, और C क्या होता है बेटा? चार्ज, माइनस चार्ज करते हैं। तो V तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? ग्रुप से। जैसे ग्रुप 1 है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 1। अगर मान लीजिए आपके पास में आ जाता है ग्रुप 2, ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। नंबर ऑफ बॉन्ड, तो साइड एटम देख के बॉन्ड बताया जाता है। तो साइड एटम के नेचर पे बॉन्ड बताया जाता है। तो साइड एटम अगर मान लीजिए आपके पास में आ गया, साइड एटम अगर आपके पास में आ गया मान लीजिए हाइड्रोजन, तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा? तो उसकी वैलेंसी होती है बेटा 1। अगर आपके पास में कोई हैलोजन आ जाता है, क्या आ जाता है? हैलोजन X, ठीक है ना, तो X भी कितने बॉन्ड बनाएगा? एक हैलोजन एक बॉन्ड बनाएगा। तो अगर हैलोजन आ जाता है साइड एटम तो भी 1, हाइड्रोजन आ जाता है तो भी 1। अगर आपके पास में OH फंक्शन ग्रुप आ जाता है, O को 2 बॉन्ड बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, एक वो क्या करता है? हाइड्रोजन से बना लेता है। तो OH अगर आ जाता है तो ये भी क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए O को। OH में खुद में एक बॉन्ड बना हुआ है तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। OH भी क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है अगर ये आ जाता है तो। इसी तरह आपके पास में NH2 आ जाता है तो इसको एक वैलेंसी चाहिए, ठीक है ना, तो ये एक बॉन्ड बनाएगा। फिर हमारे पास में अगर मान लीजिए आ जाते हैं चैल्कोजेंस, तो अगर आपके पास में आ जाते हैं चैल्कोजेंस, तो चैल्कोजेंस जनरली जैसे ऑक्सीजन साइड आइटम आ गया तो 2 बॉन्ड बनाएगा, पर OH आता है तो एक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। चैल्कोजेंस कौन से होते हैं? जो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं। हैलोजेंस कौन से होते हैं? ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं। तो ग्रुप 17 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, ग्रुप 16 में 6 होंगे तो 2 बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह अपने पास में आ जाते हैं निक्टोजेंस। तो
तो अगर निक्टोजेंस हैं आपके पास में तो ग्रुप कौन सा होता है 15, तो ये कितने बनाएगा 3 बॉन्ड बनाएगा। चार्ज आप देख के वहाँ पे क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपके पास में सपोज मैंने ये बेरिलियम लिया, तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इन बॉन्डिंग सिचुएशन, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है आपके पास V+B- चार्ज। तो हम वापस से आते हैं, बोरॉन सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप सेकंड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, तो 2 वैलेंसी हो गया। Cl साइड एटम में, यानी कि ये हेलोजेंस में आता है, तो हेलोजेंस में क्या होता है 1 लिया जाता है, तो 2 के लिए 2 × 1 हो जाएगा, 2 क्लोरीन है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो बेरिलियम गॉट 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, तो इसलिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 से कम है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो उन स्पीशीज को क्या बोल दिया जाता है बेटा हाइपोवैलेंट। तो ये भी क्या होते हैं, ये एक्सेप्शंस होते हैं हमारे पास में, मोस्ट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन आर हाइपोवैलेंट। और बेरिलियम के भी मोस्ट कंपाउंड्स क्या होते हैं हाइपोवैलेंट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि BCl3 आ जाए, तो ये क्या है हाइपोवैलेंट है। BF3 आ जाए, ये क्या है हाइपोवैलेंट है, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं हमारे पास में क्यों हाइपोवैलेंट है, क्योंकि अब देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन 13 ग्रुप का है, ग्रुप 13 का है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3। हैलोजन जो होता है ये एक बॉन्ड बनाता है, तो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3 क्लोरीन है तो 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6। क्या 6 इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, तो यस ये 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। तो अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो ये दोनों स्पीशीज़ क्या कंसिडर करी जाएगी, BCl3 और BF3, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके हाइपोवैलेंट स्पीशीज़ हो जाएगी, हाइपोवैलेंट स्पीशीज़ हो जाएगी। आ रही मेरी बात समझ में, ये दोनों ही स्पीशीज़ क्या हो जाएंगी हाइपोवैलेंट स्पीशीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे को ये बताएं क्या NH3 हाइपोवैलेंट है, क्या NH3 हाइपोवैलेंट है, क्या NH3 हाइपोवैलेंट है, तो कैलकुलेट कर लो। क्या वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के क्या कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के होते हैं 5, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। अब हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, तो ये बना लेगा 3 बॉन्ड, तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अच्छा 8 ऑक्टेट कंप्लीट है वो, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट अगर कंप्लीट है सेंट्रल एटम का, प्लस यहां पे लोन पेयर भी हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो साथ में लोन पेयर, जैसे नाइट्रोजन के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और 3 बॉन्ड में चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या हो जाएंगे लोन पेयर की तरह रहेंगे। तो अगर लोन पेयर भी होता है तो लोन पेयर को आप दिखा सकते हो यहाँ पे, जैसे ये लोन पेयर आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए इस पर। तो ये लोन पेयर क्या होता है, जो हाइपोवैलेंट स्पीशीज होती है उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये लोन पेयर डोनर होता है। तो जो लोन पेयर डोनर होता है उन स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, उनको एक नाम देते हैं, इनको बोलते हैं हम लुईस बेस। किन्हें लुईस बेस देते हैं नाम, जो क्या हो अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट रखें, साथ में इनके पास में क्या हो लोन पेयर हो, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो ये लुईस बेस होते हैं। और हाइपोवैलेंट जो स्पीशीज़ होती है इनको एक और नाम दिया जाता है, इनको बोला जाता है लुईस एसिड्स। तो लुईस एसिड्स जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है इनकम्प्लीट है। आ रही मेरी बात समझ में, तो ऑक्टेट इज़ इनकम्प्लीट, तो ये क्या होते हैं, ये आपके अनस्टेबल होते हैं, ऑक्टेट इज़ इनकम्प्लीट। तो लुईस एसिड को क्या चाहिए, लुईस बेस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कभी कभी हमारे पास में ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि NH3.BF3, ठीक है ना, इस टाइप का आपके पास में ये कंपाउंड बनाते हैं। तो रिलेशन क्या है इन दोनों में, इन्होंने लुईस एसिड और लुईस बेस में क्या होता है, एसिड में तो क्या होता है वेकेंट ऑर्बिटल होता है, और बेस में क्या होता है लोन पेयर होता है। अभी मैंने आपको बताया लुईस बेस में लोन पेयर, तो ये क्या बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन बनाएंगे।
क्या बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है बेटा। तो NH3BF3 के बीच में क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो जब नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है तो इसमें अगर मैं इस अंडरलाइंड स्पीशी की वैलेंसी पूछूं आपसे तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो वैलेंसी की डेफिनेशन ये मानी जाती है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक इसने क्या बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही होता है, पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनता है जब हमारे पास में क्या होता है, ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस इंटरेक्शन होगा। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड उस टाइम पे हमारे पास में फॉर्म होगा। तो इसमें ये कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है हमारे पास में, एक्सेप्शन के अंदर ही समझा रहा हूँ आपको। ल्यूइस एसिड ल्यूइस बेस होते हैं, जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो नाइट्रोजन पहले कितनी वैलेंसी शो कर रहा था, तो पहले 3 वैलेंसी शो कर रहा था। अगर मैं NH3 में अगर मैं यहाँ पे वैलेंसी पूछूं आपसे तो NH3 में वैलेंसी कितनी थी, 3। साथ में इसके पास में एक लोन पेयर था, वो लोन पेयर डोनेटेबल लोन पेयर है, वो BF3 को डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो अगर NH3BF3 में वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन पूछें तो नाइट्रोजन की वैलेंसी इसमें हमारे पास में है 4। ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पे बोरोन की वैलेंसी अगर मैं पूछता BF3 में तो बोरोन की वैलेंसी कितनी थी, 3। पर यहाँ पे इसमें जो बॉन्ड बनाया है इसमें वैलेंसी ऑफ बोरोन भी क्या हो गई है, 1 ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अब NH3 से जुड़ चुका है। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू Lewis acid Lewis base interactions। ठीक है ना। ओके ओके। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से हमारे पास में फॉर्म हो जाता है। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की 2 कैटेगरीज हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की 2 कैटेगरीज है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है is of 2 types। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक तो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, इसमें हमने एग्जांपल ऊपर देख लिया, ये इंटरमॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड था वो। तो जैसे BF3 मैंने बताया आपको एक अनस्टेबल स्पीशी थी, BF3 एक अनस्टेबल स्पीशी थी। BF3 ने अपने वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए, एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है इस पर। और NH3 जो है ये क्या है, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है, इसके पास में क्या है, डोनेटेबल लोन पेयर्स हैं। तो ये अपने क्या करता है, डोनेटेबल लोन पेयर्स को यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाता है इसके साथ में। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बॉन्ड कहलाया, ये मॉलिक्यूल 2 था, ये मॉलिक्यूल NH3 जो है मॉलिक्यूल 1 है आपके पास में, और ये मॉलिक्यूल जो है ये मॉलिक्यूल 2 है। तो मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपके पास में इस बॉन्ड को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। इसी तरह आपके पास में और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए NH3 है, इसने H+ के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया सपोज, तो H+ के पास में भी वेकेंट ऑर्बिटल है। तो अगर आपके पास में ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि NH4+, तो आप देख लेना इसके अंदर NH4+ के अंदर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो इसमें नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है यहाँ पे भी, वो वैलेंसी कितनी है बेटा, 3 तो कोवलेंट बॉन्ड थे और एक क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो आप 3 यहाँ पे देखो, 3 थी वैलेंसी और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तो वो आपके पास में 4 होगी वैलेंसी। तो एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
ये जो एक जो है ये क्या बनाया इसने, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया। सो एक्स्ट्रा बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंसी 4 होगी नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की कोवलेंसी 5 नहीं हो सकती है। ठीक है ना, नाइट्रोजन की जो कोवलेंसी है वो 5 नहीं हो सकती, ये चीज़ भी याद रखनी है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p3। इसके पास में 2d अवेलेबल नहीं होता है, केवल 2s2 2p3 होता है। तो 2s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, और 2p में कितने होते हैं, 3। तो मैक्सिमम बॉन्ड्स जो बना सकता है, मैक्सिमम बॉन्ड्स कितने बना सकता है ये, 3 कोवलेंट बना सकता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, 3 कोवलेंट टू कंप्लीट इटसेल्फ, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 बॉन्ड बनाएगा, और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा किसी और के लिए जो हेल्पलेस होगा, जिसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा जिसका, तो इसके पास में एक लोन पेयर भी तो है, तो एक कोऑर्डिनेट। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जो बनाया है इसने वो क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेट। तो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड जो होता है वो कोऑर्डिनेट होता है हमेशा। तो ग्रुप जो आपके पास में जैसे सेकंड के हैं, तो ग्रुप सेकंड के जैसे नाइट्रोजन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। सेकंड हमारे पास में एक और टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बेटा, दैट इज इंट्रामोलिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इंट्रामोलिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है आपके पास में, ये क्या होता है बेटा, विद इन द मॉलिक्यूल। जैसे आपने जैसे मान लो BCl3 देखा, तो अभी भी मैंने बताया बोरोन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। जैसे आपने बॉन्ड पेयर यूँ दिखा दिए इसके, तो इसके पास में क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। कभी कभी क्या होता है, ये जो आपके पास में जैसे साइड आइटम मान लीजिए आपके पास में फ्लोरीन आ गया, तो फ्लोरीन के पास में भी तो लोन पेयर है, तो ये फ्लोरीन क्या करता है, ये फ्लोरीन इसको डोनेट कर देता है। तो इससे क्या होता है, इसका जो ये जो वैकेंसी है वो फुलफिल होने लगता है। तो ये जो है ये इंट्रामोलिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। तो BF3 दूसरे से भी ले सकता है इलेक्ट्रॉन और खुद से भी ले सकता है, जब वो खुद वाले साइड एटम से लेता है। When the side atom donates its lone pair to the central atom, then it is known as intramolecular coordinate bond। और इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कभी कभी हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है ना, when side atom donates its lone pair to the central atom, then the coordinate bond is formed, और उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नॉन एज इंट्रामोलिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं इसको बैक बॉन्ड। ठीक है ना, बैक बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग में आपको आगे इसमें केमिकल बॉन्डिंग में आपको बैक बॉन्डिंग भी समझाऊंगा कि बैक बॉन्डिंग ये बॉन्डिंग होती है आपके पास में साइड एटम विद इन द मॉलिक्यूल, ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है इससे। तो इसमें क्या होता है आपके पास में बैक बॉन्डिंग जो होता है ये ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें आपको समझ में आएगा बैक बॉन्डिंग कब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब ज़्यादा वीक होगा, तो वो सब चीज़ें भी अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया।